नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। क्या हर मौत, हर हादसा, हर हत्या जातीय होती है, संवेदनाओं से परे सियासत होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो हर एक घटना को ऐसे रंग में क्यों रंग दिया जाता है? राजस्थान में हुए एक जमीनी संघर्ष को फिर से जातीय संघर्ष का चोला पहनाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि राजस्थान अपराध की राजधानी और अपराधियों की शरणस्थली बन चुकी है। यह सच है कि हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में पहले पायदान पर रहा, दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में भी पहले पायदान पर रहा। लेकिन क्या पुलिस की नाकामी, सरकार की नाकामी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? आज सपोट्रा के पंडित बाबूलाल की एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंडित को जलाकर मारने की कोशिश की गई क्योंकि मंदिर की जमीन पर दबंग परिवार कब्जा करना चाहता था। पीड़ित ने रोका, पंडित ने रोका तो जला दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन भी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या घटना को होने से पहले इसे रोका जा सकता है या रोका जा सकता था, और क्या मामले में जमीनी संघर्ष को जातीय रंग देकर सियासत हो रही है? जवाब तो देना पड़ेगा। इस बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि अपराध आखिर कब तक होते रहेंगे? अपराधियों के हौसले कब तक इसी तरीके से बुलंद नजर आते होंगे? इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे मदन दिलावर जी, बीजेपी विधायक हैं, सुरेश चौधरी जी कांग्रेस में नेता हैं, अनिल गोटवाल जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और अशोक पाठक जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिल गोटवाल जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा क्या वाकई में जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन किया, रिएक्शन किया, क्या आप उससे लगता है कि पुलिस ने जो किया सही किया? नहीं, इस मामले को टालने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे स्थानीय स्तर के ऊपर, क्योंकि इस मामले के अंदर पहले ग्राम की पंचायत हुई है, पंच पटेल इकट्ठे हुए हैं और उनको जो उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, ये मंदिर माफी की ज़मीन है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं 107, 116 की, 151 की कार्रवाई ज़रूर निश्चित रूप से एसएचओ को या स्थानीय स्तर के ऊपर अगर उनके पास में सूचना आई है तो की जानी चाहिए थी। अगर मान लो सूचना नहीं है तो भी ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाकर जहां पर झगड़े की संभावना है वहां पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और ये कार्रवाई पुलिस को निश्चित रूप से करनी चाहिए जहां पर भी इस प्रकार के झगड़े, क्योंकि वहां पर इसी पिछले 2-1 साल में कुछ घटनाएं और हुई है इसी तरह की, और ये मंदिर माफी की जो ज़मीनें हैं इसी के ऊपर कब्जे को लेकर हुई है। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करके आने वाले समय में तो कम से कम प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए या ऐसी कार्रवाई हो तो उसको 145 में कुड़क करके कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ताकि सुरेश चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सुरेश चौधरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा सर, क्या किसी भी सूरत में मुमकिन था कि इस घटना को होने से पहले रोका जा सकता था? देखो विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबूलाल वैष्णव जी के साथ जो ये घटना घटी, सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और ऐसी घटनाओं के ऊपर पहले से देखो, ये घटनाएं ऐसी हैं कि जिनका पूर्व से पता नहीं चलता। इसमें 307 का केस, पहले 307 में केस दर्ज था, उसको 302 में कन्वर्ट कर लिया और 24 घंटे के अंदर ही 2 अपराधियों को पकड़ भी लिया। और आप ठीक बता रहे थे, 6 टीमों का गठन भी कर लिया। तो प्रशासनिक अमला, पुलिस उसमें जागरूक है जी, पूर्ण सावधानी और ताकत के साथ किसी को पकड़ा नहीं। मेरा सवाल अभी तक ये नहीं था कि घटना के बाद क्या हुआ। घटना के बाद तो जो कुछ किया जा सकता था पुलिस ने भी कर दिया, सरकार ने भी कर दिया। मेरा सवाल यह था कि जब 2 दिन पहले पंचायत हुई थी और पंचायत में यह सामने आया था कि जमीन पर कोई कब्जा करना चाहता है, तो क्या इस घटना को रोका जा सकता था? मेरा सवाल यह है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये जांच का विषय है। वहां इस जांच में ये आएगा कि अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के भी इसमें अगर कोई लापरवाही होगी तो बिल्कुल उसको भी सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करना चाहिए। ऐसी घटनाओं का किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को
कोई भी घटना है उसमें ऐसे जलाने का, ऐसा कृत्य करने की हिमाकत ना करे, जी। इसकी ऐसी सजा भी दिलवाएंगे। और अगर इसमें भी किसी ने लापरवाही की है तो उसको भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सबको चर्चा में जोड़ दूं। अशोक पाठक जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। अशोक पाठक जी, बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली घटनाएं ये घट रही हैं कि हर घटना को जातीय रंग दिया जा रहा है। अब ये भी एक तरीके से जमीनी संघर्ष, लेकिन इसको जातीय चोला पहनाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि समाज के लिए सब ठीक हो रहा है? समाज के लिए ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, परंतु वास्तविकता यह है, सपोट्रा क्षेत्र से, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, करौली जिले से, तो वहां पर जिस जाति का जो बाहुल्य है, उन गांवों में जो 2-2, 4-4 परिवार विभिन्न जातियों के रहते हैं, उनका वहां पर जीना मुश्किल है। ग्रामीण लोग हालांकि सब मिलकर के रहते हैं, परंतु उसमें जो कुछ आपराधिक किस्म के लोग होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार थी और बालोती गांव में पप्पू शर्मा नाम के एक पुजारी को दोनों हाथ काट दिए गए जी। दोनों हाथ काटने के बाद उसके पश्चात अपराधियों को गिरफ्तार करना था। बजाय गिरफ्तार करने के उन्होंने षड्यंत्र रच करके, वो भी मीणाओं ने की थी घटना, और गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार करने की बजाय उस महिला की तरफ से एक 376 का मुकदमा रेप का पंजीबद्ध करा दिया गया जी। हालत ये हुई, उस बच्चे के, पप्पू शर्मा के दोनों हाथ यहां से कटे हुए थे और उन कटने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में इसमें ट्रीटमेंट हुआ, उस समय भी वो पुलिस के ही कस्टडी में था। उसको भरतपुर में सेबर जेल भेजा गया। 1-1.5 वर्ष जितनी भी दिन में वो जुडिशियल कस्टडी में रहा। वो सोच कैसे करता था, वो कैसे अपने नित्य कर्म करता था। एक तरह से जिसके हाथ काटे वही व्यक्ति उल्टा बलात्कार के केस में बंद हो गया, और उस परिवार को जिसने हाथ काटे थे उनको 5 लाख रुपए जो भी सरकार ST-SC को देती है वो मुआवजे के स्वरूप और दिए गए, इनाम के स्वरूप। तो ऐसी घटना, इसी के साथ पहले सपोट्रा के विधायक थे ऋषिकेश मीणा, तो उन्होंने चाखोदा गांव में एक पुजारी थे प्रभुदयाल शर्मा, उनका बेटा उमेश शर्मा, उनकी काफी जमीन थी, मंदिर था, तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी पे बाउंड्री कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर पे भी ताला लगा दिया और मार पीट करके उस परिवार को रात भर मारा और मार पीट कर भगा दिया। आज वो परिवार इंदौर में रहता है, वहां से पलायन कर चुका है जी। कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उसको पुनर्वास वापस किया जाए। आज भी वहां ताला लगा हुआ है कि ऋषिकेश मीणा जी से उस मंदिर माफी की जमीन का या उस मंदिर को वापस जनता के लिए खोला जाए। तो ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, इसी तरह से इन लोगों का मनोबल बढ़ता है, अपराधियों का। और उसी क्रम में ये बुगना गांव की घटना है। मैं आपको एक निवेदन कर दूं, बुगना गांव की ही घटना है कि पहले राम बाबू जाटम नाम के एक सिपाही की वहां पर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उस प्रकरण में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उसके पश्चात अभी पिछले 7 दिनों की घटना है। 7 दिन 10 दिनों के अंदर सपोट्रा थाने की पुलिस 3 बार वहां पर गई है और 3 बार वहां से बुगना गांव में बुरी तरह पिट करके आई है। सपोट्रा में जो पुलिस स्टाफ लगा हुआ है उसकी स्थिति ऐसी है बेचारे की कि वो बुगना गांव में घुसने में डरता है जी। तो कम से कम घटना है, हाँ, जहां की ये घटना है, जिस गांव की, वहां कम से कम प्रशासन को ये प्रयास करना चाहिए। पुलिस में अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे कांस्टेबल स्तर पर भी हैं, कम से कम ऐसी जगह पर कम से कम अच्छे पुलिसकर्मी लगाए जाएं और अधिक संख्या में लगाए जाएं जिससे वो निडर होकर अपने कार्य को कर सकें। जब पुलिस वहां पर पिट रही है तो आम जनता क्या न्याय विश्वास करेगी? ठीक है, मदन दिलावर जी हमारे साथ जुड़ चुके। मदन दिलावर जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राजस्थान अब अपराध की राजधानी बन चुका है, ऐसा क्यों लगता है सर? कार्रवाई तो हो रही है हर घटना के बाद। नहीं, कार्रवाई होना ही पर्याप्त नहीं है। अपराध न हो इसके पहले इसकी भी चिंता की जाती है। प्रशासन को सतर्क रखा जाता है और जो अपराध हो जाता है तो उसमें इतना भयभीत कर दिया जाता है गुंडों को, अपराधियों को, ताकि कोई अगला व्यक्ति आगे कोई अपराध करने की हिम्मत न करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको सबको लाइन में डाल रखा है और जो कमज़ोर अधिकारी हैं इनके चमचागिरी करते हैं सरकार की, इनके रोज़ बेगार करते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने ऐसी जगह पोस्टिंग दे रखी है जहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके कारण से ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों में कोई भय नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो सपोट्रा इलाके की जो घटना है, इससे बड़ी निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती है कि पुजारी के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दो। और ये जो पुजारियों की ज़मीन है इसके ऊपर कई लोगों की निगाहें हैं और ये यहाँ की बात नहीं है। पूरे राजस्थान भर के पुजारियों को संरक्षण देने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कहीं पर कब्जे कर रखे हैं। मैं सरकार से ये भी कह रहा हूँ
कि जिन जिन पुजारियों की ज़मीन पर, मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जे हैं, उन कब्जों को तुरंत हटाना चाहिए। कई मंदिरों की ज़मीनों पर तो मुसलमानों के कब्जे हैं, वो मुसलमान उन पर काबिज हैं। ठीक है, आप इसको पूरे अलग तरीके से रंग देंगे, लेकिन आपने कहा कि ये घटना इतनी निंदनीय कि इससे निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको एक तारीख बता रहा हूं सर, 15-16 मई 2015, क्या उससे भी निंदनीय घटना है जब 3 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था? आप जानते हैं कहां की घटना का जिक्र कर रहा हूं मैं, क्या उससे भी निंदनीय है? मैं ये कह रहा हूँ, जो चाहे वो कभी भी घटना हुई हो, जो इस प्रकार दर्दनाक घटनाएं होती है, सब निंदनीय होती है जी, सब निंदनीय होती है। मैं कोई इनका पक्ष ले रहा हूँ, और ऐसे मुझे पता है ट्रैक्टर से कुचल दिया था, उन लोगों को सजा देने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं कहता हूँ, चाहे वो सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो या ये सरकार हो, ऐसे सब लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति कभी ना हो। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या आपके बड़े जो वरिष्ठ नेता है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपराध के खिलाफ दोनों पक्षों या विपक्षों दोनों को एक साथ होना चाहिए? क्योंकि अगर आप दुष्कर्म के आंकड़ों पर बात करेंगे तो मैं बीजेपी के दौर के आंकड़े आपको बता सकता हूं, किस पायदान पर था, क्या घटनाएं कहां पर घटी हैं। घटनाएं हमेशा होती हैं, सवाल यह है कि उनको रोका कैसे जाए। क्या इसको लेकर बीजेपी सरकार के साथ नहीं खड़ी हो सकती? मुझे सुनो मेरी बात जी, मेरी बात सुन लो। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो घटनाएं हुई थी, उससे 1.5 गुना घटनाएं महिलाओं के साथ अब हो रही है। यानी कितना बढ़ गया है अपराध तो होंगे जब तक इस पर संस्कार युक्त शिक्षा और नैतिकता से ओतप्रोत शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां तक लगातार ये घटनाएं होंगी। लेकिन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि डिबेट के अंदर आंकड़े रखे नहीं जाते, बातें होती हैं। मैं 2016 का आंकड़ा रख रहा हूं मदन दिलावर जी, 2016 एनसीआरबी की रिपोर्ट, और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में 5136 दुष्कर्म हुए थे। इस वक्त हम चल रहे हैं 2020 में, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 5997 दुष्कर्म हुए हैं। इस दौरान जो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ और जो एफआईआर दर्ज हुई, 2018 की रिपोर्ट बताइए, 2019 की रिपोर्ट बताइए जी। आप 2018 की रिपोर्ट बताइए, 2019 की रिपोर्ट बताइए, पता चल जाएगा आपको कितने % अपराध बढ़े जी। सर 2016 भी आपकी ही सरकार थी, 2019 की बताइए, 2016 भी आपकी ही सरकार थी। 1.5 गुना अपराध बढ़ गए जी। मैं 16 की मैं कह रहा हूं ना, हमारी सरकार थी, लेकिन उस समय के अपराध की संख्या बताइए और अभी के अपराध की संख्या बताइए। मैं आंकड़े इसलिए अपनी जनता के सामने रखता हूं ताकि समझ में आए कि होता क्या है। अपराध बहुत कम थे, अभी की तुलना में बहुत कम थे, लेकिन अभी अपराधों की संख्या एकदम बढ़ गई है जी। इसका मतलब यह हुआ कि जो कांग्रेस के लोग हैं, ये उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि तुमने हमको वोट दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम बलात्कार करो, पुजारियों को जिंदा जलाओ, अनुसाती लोगों। अच्छा मदन दिलावर जी, मैं जानना चाह रहा हूं, मदन दिलावर जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी की सरकार होती तो इससे ज्यादा क्या कर सकती थी? ठीक है मदन दिलावर जी, आप खुद मंत्री भी रहे, मैं जानना चाह रहा हूं अगर बीजेपी की सरकार होती तो क्या कर सकती थी? 24 घंटे में अपराधी पकड़ लिए गए, परिवार को सुरक्षा दे दी गई, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, नौकरी का आश्वासन दे दिया गया, आपको पता है और क्या किया जा सकता था सर? आपको पता है ऐसे केसेस को स्पेशल ट्रीट करते थे और कोर्ट में जल्दी सजा दिलाते थे। माननीय गृह मंत्री जी थे जो गुलाब सिंह जी करारे, आपने देखा किस प्रकार से ऐसे केसेस के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया होता उन्होंने, और ऐसे केसेस को कोर्ट में जल्दी ले जाते थे, जांच जल्दी होती थी और तुरंत ही उनको। ठीक है सर, मैं उस दौर में नहीं आऊंगा जब ये भी नहीं पता चलता था कि एनकाउंटर हो जाता था, गृह मंत्री नहीं एनकाउंटर हो जाता था और पता नहीं चलता था कि एनकाउंटर हो गया है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अनिल गोठवाल जी, देखिए मैं इस डिबेट को सार्थक करना चाहता हूं। आंकड़े मैंने इसलिए रखे क्योंकि मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि सरकारें किसी की रही हो, समाज में सब कुछ होता आया है। मेरा सवाल यह कि रोका कैसे जाए इन चीजों को। अगर अपराध राजस्थान में बढ़ रहे हैं, मैं मान लेता हूं अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो कोई तो वजह होगी और उस वजह से उनको कंट्रोल भी करना चाहिए। अगर सजा नहीं मिल पा रही है, यह बड़ी वजह है, अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, यह बड़ी वजह है, या फिर उनको संरक्षित किया जा रहा है, यह बड़ी वजह है। देखिए, अपराध बढ़ने का तो पिछला अगर डेटा अपन देखते हैं, जैसा दिलावर साहब कह रहे हैं, 2018 का 2019 का 88 दिन हो गए, उसके अपराधी नहीं पकड़े गए, उसके बलात्कार के आरोपी नहीं पकड़े गए, 88 दिन हो गए। मेरा ये सबमिशन है या बताना है तथ्य सामने कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं।
अपराध इसलिए बढ़े हैं कि रजिस्ट्रेशन अधिक हुआ है। रजिस्ट्रेशन का एक डेटा मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि जो 156(3) के अंदर जो सीधे थाने के अंदर दर्ज नहीं होते थे उसके रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहे हैं। यदि सारे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो 5 गुना मदन दिलावर जी, आप प्रतिकार कीजिएगा, लेकिन एक बार वो फैक्ट सुन लेते हैं, वो आंकड़े सुन लेते हैं जो कोटवाल जी दे रहे हैं। अनिल कोटवाल जी, मत पूछो, आपके समय में पीड़ित अगर थाने जाता था तो डंडे मारे जाते हैं। आज ये अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी ने कह दिया जो भी पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने जाए थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, उसकी सूचना दर्ज होती है, उसका केस दर्ज होती है, इसलिए अपराध की संख्या बढ़ रही है। लेकिन घटना घटी, आज भी हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, आपकी तरह लापरवाही नहीं है, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसी घटनाओं का राजस्थान में कोई किसी भी सभ्य समाज में स्थान भी नहीं है। लेकिन इससे जल्दी क्या हो सकता था? 24 घंटे में मुजरिम को पकड़ लिया, परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए घोषणा कर दी। अभी तक अपराधी नहीं पकड़े हुए हैं, अभी तक नहीं पकड़े हुए हैं, अभी तक नहीं पकड़े हुए हैं। आप बलात्कारियों के साथ हो, कांग्रेस के लोगों, मुख्यमंत्री जी बलात्कारियों के साथ हो। अरे सर, कहां से कहां ले जाते हैं घुमाकर? मैं आपसे तथ्यों पर बात कर रहा हूं, आप तथ्यों पर बात कीजिए। अनिल कोटवाल जी, जी सर, ठीक है। सुरेश चौधरी जी, मैं आपकी आवाज को थोड़ा दबा रहा हूं सर। अनिल कोटवाल जी, फैक्ट दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ही पिछले 26 अप्रैल को एक थानागाजी के घटनाक्रम हुआ था, वो भी निंदनीय है। उसके बाद में जो डीजी पुलिस है, सरकार है, उसने कुछ फैसले लिए थे और वो मील का पत्थर साबित हुए मेरे हिसाब से। एक तो ये किया गया था कि एफआईआर सबकी पंजीबद्ध हो। अब आप देख लीजिए 2018 के अंदर 31% जो 156(3) के तहत न्यायालय से, कोर्ट से केसेज आते थे, उसमें एकदम कमी आई है और सीधा अपराध पंजीबद्ध होने लगा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो अपराध थाने पे पंजीबद्ध नहीं होता है तो एसपी के यहाँ दर्ज कराने का एक कानून बनाया गया, नियम बनाया गया कि एसपी दर्ज कराएगा और जो एसएचओ दर्ज नहीं कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये एक अपराध बढ़ने का एक सिलसिला हुआ है जो तथ्यों से सामने है। 43% अपराध महिलाओं के बढ़े हैं, ये बात सत्य है। एनसीआरबी भी कह रही है, राजस्थान का डेटा भी कह रहा है, डेटा नहीं छिपाया जा रहा है। हो सकता है कि दूसरे स्टेट से अगर अपन काउंट करते हैं तो इन तथ्यों को हम कंपेयर नहीं कर पाए। ये एक मदन दिलावर जी, आप बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं कि एक पीड़िता इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। मैं सर ये कह रहा हूं कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा क्यों नहीं रही थी? वो क्या बोल रहे हैं, क्या उठा रहे हैं? कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हम लोग। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी कमजोर कि एक के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको इंसाफ तक नहीं दिला पाए, एफआईआर दर्ज ना करा पाए। आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने एफआईआर दर्ज कराई कोर्ट में धरना देकर के, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं जी। मैं खुद जाकर के बारूद के थाने में बैठा, तब जाकर के दर्ज हुई है। तो अलवर बीजेपी काम नहीं कर रही और ये करेगा, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठा बयान कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा झूठा कोई बयान नहीं हो सकता कि सारे अपराध दर्ज हो रहे हैं। सर, आपके दौर में हो रहे थे सारे अपराध दर्ज? नहीं, ये कौन कह रहा है कि अपराध दर्ज नहीं हो रहे? यस, नहीं, इनके टाइम पे नहीं होते विजेंद्र जी, इनके टाइम पे कुछ मदन दिलावर कह रहा हूं, गृह मंत्री खुद बोलता था। मैं मदन दिलावर कह रहा हूं, ट्रांसफर मैं दावे से साथ कह रहा हूं। आप क्या बात कर रहे हैं आपके सरकार की? आज अशोक गहलोत जी ने ये कह दिया कि करेगा, उसके ऊपर एक डिवाइस भी लगा दिया। डायरेक्ट आपकी सरकार हमारे यहाँ को शरण देने का काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। गुंडों को शरण देना आपका काम है, कानून को तोड़ना, धर्म की रीति नीति की सरकार, ये भाजपा का काम है। ठीक है, अब दोनों रुक जाइए। अशोक पाठक जी, देखिए, अगर सरकारी स्तर पर इन चीजों का समाधान हो पाता तो मुझे लगता है कि राम राज्य बहुत पहले आ चुका होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक आंकड़ा ये बताता है कि अपराध होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग समाज में हैं। मेरा सवाल यह है कि या तो उनको सामाजिक स्तर पर नोटिफाई किया जाए कि ये सामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इन पे नजर रखी जाए, या फिर जो इस तरह प्रवृत्ति के लोग हैं अगर वो थोड़ा भी इधर उधर कुछ करते हैं
तो उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर ली जाए। इस घटना के अंदर जब पंचायत हुई और पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया और कुछ एग्जाम्पल आपने भी दिए, अगर उस दौर में इसको रोक लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती। मेरा यह मानना है कि अपराधी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी दल की सरकार हो, अपराध अपराध है और अपराधियों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए जी। लेकिन वास्तविकता पे अपन धरातल पे पहुंचे तो एक सत्य सामने आएगा। उदाहरण के लिए बाबूलाल जी शर्मा को, जिनको जिंदा जला के मारा गया जी, कल्पना कीजिए, ईश्वर करे कि वो सपोट्रा में ही उनका इलाज हो जाता जी, और वो बच जाते, उनको कोई और अंग रोग हो जाता, उसके बाद क्या होता? उसके बाद उन पर बलात्कार का भी मुकदमा होता, उनके बाद उन पर जाति सूचक अपमानित करने का मुकदमा होता और 5 लाख रुपए उस परिवार को मुआवजा दिया जाता। सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अभी एक विषय आया था, जैसे आप ये बात को गौर से देखिए कि ये बड़े बड़े राजनेताओं ने, चाहे किसी भी दल के हों या मीडिया ने, जो बड़े दिल्ली नेशनल मीडिया है, मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जिसने आज सुबह से इस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया। नहीं, आज से पहले किसी भी चैनल पर यह विषय नहीं उठाया गया, क्योंकि यदि किसी सवर्ण के साथ, ओबीसी के साथ कोई घटना, हादसा होती है और हादसा करने वाला यदि एसटी, एससी और माइनॉरिटी का है तो उसको खबर को अछूत समझ लिया जाता है। सारे राजनेता भी उसको अछूत समझ लेते हैं। हाँ, यदि इस खबर के एंगल में कहीं भी दलित है, दलित के संग जुल्म हुआ है, माइनॉरिटी के साथ जुल्म हुआ है, तो सारे अपने पीपली लाइव की तरह वहां पर कवरेज करने पहुंच जाते हैं। वास्तविकता यह है। अब इसमें आप देखा जाए, आप इस घटना में सर ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार आपको रोक रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये भी जमीनी संघर्ष से ज्यादा जातीय संघर्ष है, आप ये कह रहे हैं? ये कानून, सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है कि यदि एक जाति के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज होता है अत्याचार का, तो उसको 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति क्यों सोचेगा? उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बलात्कार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा है। उनके परिवार को किसी ने भड़काया, हाथरस की जो घटना है कि तुम्हें 25 लाख मिलेंगे। एक महिला जो मजदूरी करती है बेचारी 100 रुपए रोज की, उसको कोई नेता, कोई ऐसे ये जो गिद्ध कहेंगे, ये ऐसे लोग जाकर के कहते हैं कि 10 लोगों पे मुकदमा, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता, मुझे एक लाइन में बताइए जो आप सोच रहे हो कि अगर ये हो जाए तो घटनाएं काफी हद तक रुक जाए। मुआवजा कम से कम उस समय दिया जाए जब ये एफआईआर पे नहीं दिया जाए, चालान पे नहीं दिया जाए, उस परिवार को जब दिया जाए जब मुकदमे का फैसला हो जाए। जी, मेरा कहना, यदि सपोट्रा के पप्पू शर्मा प्रकरण में, पप्पू शर्मा प्रकरण में जिसके हाथ कटे थे, उस प्रकरण में बलात्कार का मुकदमा करने वाली महिला को 5 लाख। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सभी का, मदन दिलावर जी शुक्रिया आपका, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, अशोक जी आपका भी शुक्रिया और अनिल गोटवाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि अपराध को किस तरीके से रोका जा सके होने से पहले, और अगर अपराध हो गया है तो कठोर से कठोर सजा किस तरीके से दी जाए। लेकिन सच्चाई यही कि हर अपराध ना तो जातीय अपराध है और ना ही वो सियासत का मुद्दा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हर संघर्ष को सियासत और जातीय रंग दे दिया जाता है? इससे थोड़ा बचने की जरूरत है। नमस्कार।